Hi everyone, Namaskar, Salam, Sat Sri Akal. Welcome back to Deep All in One channel. I hope you all are doing really well. आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फार्मर्स मार्केट या फिर फार्म फील्ड से आप कह सकते हैं। शुरुआत में थे बहुत ही प्यारे प्यारे से टमाटर के पौधे और इसके बाद पूरा ना ये खेत था जिसमें छोटे छोटे सेक्शन करके इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल्स लगाई हुई थी। यहाँ पे हम कभी कभी आना बहुत पसंद करते हैं। आपको वेजिटेबल्स ग्रो करने की भी बहुत सारी टिप्स मिल जाती हैं। अब जैसे गोभी इस बार हमने भी लगाई हुई है लेकिन हमने नेट नहीं लगाया था और इसीलिए हमें लग रहा था कि गोभी जो है शायद वो इतने अच्छे से ग्रो नहीं हो रही है। तो एक टिप यहाँ से ये मिली कि नेट खरीद के लेके आनी है। बच्चों के लिए इन्होंने प्ले एरिया वगैरह भी बनाया हुआ है और इस दिन रेफल टिकट वगैरह भी था। पूरी कम्युनिटी को बुलाया हुआ था और यहाँ पे ये प्लम के इतने सारे पेड़ थे बट अभी छोटे छोटे से ही प्लम है यहाँ पे। और जो ये फार्म है ना, यहाँ पे कुछ इन्होंने चिकन्स और पिग्स वगैरह भी रखे हुए हैं। तो बहुत सारे चिकन्स थे और इतनी एक मज़ेदार बात हुई कि ये ना बिल्कुल शांत थे। ईवी मैडम हमारी वहाँ पे गई और इन्होंने जो है वो चिकन्स की तरह बोलना शुरू किया एंड लिटरली हर एक चिकन जो है ना वो कॉपी करने लगा। अभी अगली क्लिप में आप देखेंगे एंड आई एम श्योर आप हंसेंगे भी। Yeah, they did that. Oh, they're fighting. Copy me. They copy you or you copy them. इन्हों के वो सारे पेड़ पे चढ़े हुए हैं देखो। Evie, look, they all are climbing tree now. तो किसे किसे हंसी आई मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। नेचर के पास जाके बहुत अच्छा लगता है और बच्चे भी बहुत इंजॉय करते हैं। तो वीकेंड का फर्स्ट हाफ हमारा बहुत ही अच्छा गया। सैटरडे का बच्चों ने खूब एक्सप्लोर करा, खूब इंजॉय करा। इसके बाद मेरा ना एक ये पार्सल आया रखा था। ये सब्सक्रिप्शन बॉक्स है एक्चुअली पॉट गैंग का। तो एवरी ईयर कोई सा ना कोई सा बॉक्स मैं मंगा ही लेती हूँ। इसमें ना सीड्स और साथ ही कंपोस्ट, मिट्टी और प्लांटर सारी ही चीज़ें आपको मिल जाती हैं। साथ ही इसमें ना बुकलेट्स वगैरह भी होती हैं कि किस तरह से आप अपनी वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर हैं और गार्डनिंग करना चाह रहे हैं तो ये एक गुड ऑप्शन है जिसमें आपको सारी नॉलेज मिल जाती है, सारे इक्विपमेंट एक साथ मिल जाते हैं और साथ ही आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें उगानी है। जैसे इस बार का जो मैंने बॉक्स लिया है इसके अंदर क्यूकम्बर है, ऑबजीन है और मिंट है। मिंट जो है वो मैंने हमेशा स्टेम से ही लगाया है लेकिन पहली बार मैं सीड से लगाने वाली हूँ। वैसे सच बताऊँ तो सीड्स के साथ हमारी जो फार्मिंग है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रही है। सीड्स अच्छे से सैपलिंग भी तैयार हो जाती है लेकिन मैंने देखा है कि कई बार जो है वो उसके ऊपर वेजिटेबल या फ्रूट इतना अच्छा नहीं आता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नर्सरी से छोटे छोटे पौधे ही ले आती हूँ और उनका जो रिजल्ट है वो अच्छा आता है। लेकिन फिर भी मैं अपनी सीड्स वाली जर्नी को रोकना नहीं चाहती हूँ। वो मैं एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहती हूँ कि और उन चीज़ों में इम्प्रूव करूँ और अच्छे से मैं खेती कर पाऊँ। तो इस बार जो 3 हमने लिए हैं बीज, उनकी अलग अलग बुकलेट यहाँ पे दी हुई है कि किस तरीके से आपको ग्रो करना है। सब कुछ बहुत ईजी है और बस एक बार आप पढ़ लेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगेगा। एक ना ये कंपोस्ट का बैग था, एक ब्लॉक है ये और इसमें जैसे जैसे आप पानी ऐड करते जाते हैं ना ये एक्सपेंड होता जाता है और इसी को आप अपने सीड्स के लिए और अपने पौधों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सच में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला होता है आपके पौधों के लिए। तो यहाँ पे हमने सीड ट्रे तैयार कर ली थी। जितनी भी ये मिट्टी कंपोस्ट एक साथ ही मिली हुई आती है ये हमने भर ली थी और दो दो तीन तीन बीज ही इन्होंने दिए हुए थे, कोई बहुत ज़्यादा नहीं थे और इतने ही काफ़ी होते हैं। अगर आपके 3 प्लांट भी अच्छे से बन जाएं दैट इज़ मोर देन इनफ। तो यहाँ पे ऑबजीन का और साथ ही क्यूकम्बर का हमने इसी सीड ट्रे में जो है वो लगा दिए हैं।
अगर आप मार्च अप्रैल में सीड्स लगा रहे हैं तो उसको अंदर ही रखो, क्योंकि यहाँ पे उन दिनों में भी अच्छी खासी ठंड होती है और इस बार तो खैर मई जून भी अच्छा खासा ठंडा जा रहा है। बीच में ही एक हफ्ते की थोड़ी गर्मी पड़ी थी, तो हम इस ट्रे को बाहर ही रखने वाले हैं, क्योंकि वेदर जो है ना वो काफ़ी ठीक ठाक सा ही है, ना तो बहुत ही ज़्यादा कम है ना ही बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि एक्सट्रीम टेम्परेचर भी सीड के लिए अच्छा नहीं होता है और बहुत कम टेम्परेचर भी जो है वो अच्छा नहीं होता है। लेकिन आजकल जो है ना वो 16 से लेके और 23 के बीच का ही हमारा टेम्परेचर चल रहा है। अगर दिन रात का करें, रात को कभी कभार जो है वो 12-13 चला जाता है। तो हम सीड्स जो हैं वो घर के अंदर नहीं रख रहे हैं, हम इनको बाहर ही रख रहे हैं। और पहली बार मैंने लाइफ में जो है ना वो मिंट के सीड्स देखे थे, या लिटरली जो पॉपी सीड्स होता है ना ये उससे भी बारीक थे। आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ही बारीक बारीक से थे। वैसे तो स्टेम से बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन इस बार मुझे ट्राई करना था कि देखते हैं कि सीड से जो प्लांट निकलता है उसकी क्वालिटी में क्या फ़र्क आता है, क्योंकि स्टेम्स वाला जो होता है ना, जिस तरह का वो प्रोडक्ट है उसी तरह का जो है वो आपको फिर मिंट मिलता है। तो मुझे ना बिल्कुल वो सॉफ्ट सॉफ्ट कचिया कचिया सा मिंट मन कर रहा था, और यहाँ पे बहुत हार्ड लीव्स वाला मिलता है तो वही निकलता था हमारा। तो इस बार देखते हैं कि कैसा रहता है। तो इस बड़े पॉट में तो हमने मिंट लगा दिया, क्योंकि ये फिर ट्रांसफ़र नहीं करना है, लेकिन जो बाकी के हैं उनको फिर आप बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसके लिए ऑलरेडी पॉट ये दिए हुए हैं। अगर आपको चाहिए पॉट गैंग का कुछ भी, तो मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी आप गूगल पे भी करेंगे तो मिल जाएगा। इनका इंस्टाग्राम पेज भी है वैसे। तो खैर हमारी जो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी थी वो हमने करी, और अभी जो है ये डिनर आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो साहब ने ही आज बनाया था। फिलहाल यहाँ पे ये पनीर मैरिनेट कर रहे हैं, तो घर का बना हुआ ही पनीर है। इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, हल्दी, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला, नमक डाल के ना और इसको कोट कर लिया है। और आप चाहें ना तो 1 चम्मच इसमें दही भी ऐड कर सकते हैं, इन्होंने ऐड नहीं करी थी। मैं करती मैरिनेट तो मैं ज़रूर इसके अंदर ऐड करती। इसके अलावा आपको पास्ता सॉस चाहिए, साथ में कुछ एक वेजिटेबल अपनी पसंद की, तो यहाँ शिमला मिर्च है, ऑरेंज वाली, हैलोपिनोस ली हैं और अनियन ली है, और ये हमारा मैरिनेटेड पनीर। और आज हम बनाने वाले हैं बन पिज़्ज़ा, और ये इतना टेस्टी बनता है ना, नॉर्मल पिज़्ज़ा के कंपैरिजन में ये वाला बहुत अच्छा है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बन्स हुए या फिर पिज़्ज़ा का बेस हुआ सब घर पे ही बेक करती हूँ, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जब आपका कुछ करने का मन नहीं करता है, यू फील लो, एनर्जी नहीं होती है या मन नहीं होता है ना, सो मैनी थिंग्स। तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो काम आ ही जाती हैं। तो जब हम आ रहे थे ना वापस फार्म से, तो तभी हम ये लेकर आ गए थे, एंड विकास सेड कि ये मैं ही बना दूंगा आज। तो यहाँ पे ये बन्स लिए हैं, और इनके ऊपर ना हल्का हल्का सा घी लगाया है, आप बटर भी लगा सकते हैं। और रीज़न ये है कि अगर आप इनको एज इट इज़ ही ओवन में या एयर फ्रायर में रखेंगे और बेक करेंगे ना, तो ये बहुत हार्ड हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर इनके ऊपर बटर या घी आप लगा देते हैं ना, तो उससे थोड़े से ये मॉइस्ट बने रहते हैं। तो यहाँ पे बन्स जो थे हमारे, इनको बीच में से कट कर ही लिया था। अब इसके ऊपर हम यहाँ पे ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो है वो लगाएंगे। ये भी रेडीमेड ही है, घर पे भी आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। मैं अभी जब से इंडिया से आई हूँ ना, मैंने कोई एज सच मील प्रेप वगैरह करी नहीं है। पता नहीं क्यों रिदम में आने में ना थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है, बट धीरे धीरे जो है वो ट्रैक पे मैं आना शुरू करूँगी और चीज़ें करना शुरू करूँगी, साथ साथ आपके साथ भी शेयर करूँगी। बट जब तक चीज़ें ईजी वे में मैनेज हो रही हैं, चल ही रहा है। इंडिया जाती हूँ तो फिर इतना ज़्यादा ना मुझे जेट लैग होता है, ना मुझे इतना ज़्यादा रूटीन सेट करने में दिक्कत होती है। लेकिन जब इंडिया से वापस यहाँ आती हूँ, या तो वो होम सिकनेस है, पता नहीं किस तरह की एनजाइटी रहती है कि वापस आने में मुझे 2-3 हफ्ते लग जाते हैं सेटल होते होते, रूटीन पे आते आते। तो जब तक जो है जो चीज़ें अवेलेबल हैं रिसोर्सेज के साथ, अपना ठीक से काम चला ही रहे हैं। और ये देखो चीज़ की चोर हमारे घर में
जैसे ही पिज्ज़ा बनता है, कुछ भी बनता है, जैसे ही निकला चीज़ और वो आ जाती है खाने, देखो पता नहीं कितनी बार इसके हाथ दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ये मोज़रेला चीज़ लिया है और अच्छे से जो पास्ता सॉस है वो स्प्रेड कर दी थी। इसके बाद जो है चीज़ की इसके ऊपर लेयर लगाई है और फिर आप इसके ऊपर टॉपिंग्स कर सकते हैं, जो भी आपका मन करे, जो भी आप खाते हो। नॉर्मली भी ऐसे ही हर्ब्स वगैरह ऐड करके ना आप बना सकते हैं। कुछ बच्चों का होता है ना कि वेजिटेबल नहीं खाते हैं, बट मेरा ये है कि दोनों बच्चे जो हैं वो खा लेते हैं, एटलीस्ट इनके ऊपर तो खा ही लेते हैं। अदरवाइज कई बार कुछ एक सब्जियों का होता है कि निकाल निकाल के बाहर रख ही देते हैं, और आई थिंक वो सभी बच्चों के साथ होता है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिंग वाला ही तैयार कर रहे हैं। तो एक में जो है ये पनीर है, कैप्सिकम है, अनियन है, एक जो है वो कॉर्न वाला बनाने वाले हैं विकास। तो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिंग्स करके ना सबकी प्रेफरेंस के हिसाब से कि किसको कैसा चाहिए, उस तरह का यहाँ पे हम ये बन पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। तो यहाँ पे ये सारे रेडी हो गए हैं जिनमें एक तरह की टॉपिंग जानी थी, और अवन नहीं इन्होंने ऑन किया था, एयर फ्रायर में ही कर रहे थे, क्योंकि एक को जो है वो बनने में 7 से 8 मिनट ही लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो 180 डिग्री सेल्सियस पे फिलहाल 10 मिनट का टाइमर लगाया, लेकिन बीच में आप खोल के देख लें, जैसे ही आपको लगे कि चीज़ जो है वो मेल्ट हो रहा है। सब्जियां जो होती है ना, ऐसा नहीं कि इनको पूरा ही गलाना होता है, ये थोड़ी सी क्रंची होती हैं और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है और बहुत इजी तरीके से तैयार हो जाता है। आप बच्चों को ना ये लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं। हमारा डिनर तो ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। शाम के टाइम इस तरह की चीज़ें ना बहुत ज़्यादा कार्ब लोडेड मैं अवॉइड ही करती हूँ, बट लिटरली ये इतना टेम्पटिंग था ना कि मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर पाई। एक्चुअली जब मैं इंडिया गई हुई थी ना, तब विकास ने ये बनाया था और अद्वी ने मुझे पिक्चर सेंड करी थी, तभी से आई लाइक, तो देखने में बड़ा टेस्टी लग रहा है भाई। तो आज फिर ये फिर से बनाया है। तो ये कॉर्न और अनियन वाला जो था ना वो ईवी का था। तो खैर हमारा डिनर हुआ बहुत अच्छे से, और अभी जो है सीधा मैं आपसे मिल रही हूँ मंडे मॉर्निंग को। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और आज का मेरा बड़ा काम था मंदिर को क्लीन करने का। जब से मैं आई थी तब से मंदिर मैंने प्रॉपरली क्लीन नहीं किया था, जाने से पहले ही हुआ था, तो ऑलमोस्ट 1 डेढ़ महीना हो गया था मंदिर क्लीन किए हुए। तो आज सुबह ही जो है मैंने जो आसन वगैरह मुझे बिछाने थे सब मैंने निकाल के रखे, और अभी नहा धो के मैंने मंदिर को पूरा क्लीन करना शुरू किया। रेगुलर बेसिस पे जब आप घर को क्लीन करते रहते हैं ना, तो फिर क्लीनिंग आसान ही रहती है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। अगर आप बहुत लंबे टाइम के लिए कोई एरिया अवॉइड कर देते हैं ना, तो फिर उसको क्लीन करने में जान निकलती ही है। तो 1 डेढ़ महीना ही हुआ था, लेकिन फिर भी मेरा जो मंदिर है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डस्टी हो रहा था। वैसे धूल बहुत ज़्यादा यहाँ होती भी नहीं है, लेकिन ये है कि मंदिर में धूप जलती है, अगर जलती है तो कई बार स्मोक जो है वो भी रह जाता है, उसका निशान भी पड़ जाता है, कई बार जो ऐश होती है वो भी गिर जाती है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कि थोड़ा बहुत कुछ काला पड़ गया है। तो वो सब मैंने वाइप से अच्छे से क्लीन कर दिया है, और ऊपर की तरफ आसन मैंने बिछा दिया था, नीचे का जो सेक्शन है इसमें अभी बिछाऊंगी। और साथ ही आज मैं कर्टेन भी चेंज करने वाली हूँ, जो नए कर्टेन मैं इंडिया से लेकर आई हूँ आज मैं वो लगाऊंगी। और जो ये आप आसन देख रहे हैं ना, ये सिल्क का है, और ये ना एक साड़ी आई थी और ये कभी यूज़ नहीं हुई, ये एज इट इज़ ही रखी हुई थी। तो मैंने इसमें से ना भगवान जी के फिर आसन बना दिए थे, और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, बिल्कुल वो लग्जरी सी फील आती है। हालांकि बहुत डार्क कलर है, बट स्टिल इट्स लुकिंग वेरी ग्रेसफुल। मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है कि मंदिर में मैं हल्के रंग का ही कपड़ा बिछाऊं, उससे ना वो थोड़ा सा ब्रीदेबल सा लगता है और ऐसा लगता है कि भगवान जी को भी गर्मी कम लगेगी। लेकिन ये बहुत ही लाइट फैब्रिक था और देखने में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग
लग रहा था। और इस एक ही साड़ी से मेरे डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के बहुत सारे आसन जो हैं वो तैयार हो गए थे। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो मैं करती रहती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि बाहर से ही आप चीज़ें खरीद के लेकर आओ और तभी आप अपने घर को सजाओ। कई बार पास में रखी हुई ऐसी चीज़ें जिनका आप कुछ यूज़ ही नहीं कर रहे हो, उनसे भी आप बहुत अच्छी चीज़ें तैयार कर सकते हो। तो आज ये आसन देख के ना बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। मंदिर में ना बिल्कुल एक नया सा लुक आ गया था। और जो ये कर्टेन्स है ना, ये वो हैं जो मेरी दीदी के मंदिर में भी लगे हुए थे और मैंने आपसे कहा था कि मुझे बड़े सुंदर लगे, तो दीदी ने कहा था तेरे लिए भी ऑर्डर कर दूंगी। तो उन्होंने ना ये मीशो से ऑर्डर करे हैं। बट मैं जब यहाँ यूके में आके मीशो ओपन कर रही हूँ ना, तो वो ओपन नहीं हो रहा है। या तो कुछ ऐसा है कि आउट ऑफ इंडिया यू कांट ओपन दैट, और आई थिंक ऐप वगैरह भी उसकी कुछ डाउनलोड करनी पड़ती है। लेकिन मैंने ना अमेज़न पे सर्च किया, अमेज़न इंडिया पे, तो वहाँ पे भी ये वाले कर्टेन अवेलेबल हैं। एग्जैक्टली सेम ही मुझे लग रहे हैं, सेम ही प्राइस के हैं। तो मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग पूछ भी रहे थे और सबको ये कर्टेन पसंद आए। और ना ये रेड कलर में भी अवेलेबल हैं। मैं तो ये बेज ही लेकर आई थी, दीदी के यहाँ रेड और बेज दोनों ही लगे हुए हैं। तो वैसे तो आप मीशो में ओम मंदिर कर्टेन करके अगर डालेंगे ना, तो आई एम श्योर आपको मिल जाएगा अगर आप इंडिया में हैं। और अदरवाइज मैं अमेज़न का तो लिंक दे ही दूंगी, तो फिर आप वहाँ से देख लेना ऑर्डर करके। मुझे देखने में बिल्कुल सेम लग रहे हैं, पर अगेन मैं अमेज़न वाले की गारंटी नहीं लूंगी। देखने में सेम लग रहा है, पता नहीं ऐसे आए या ना आए, लेकिन मीशो से ये बहुत अच्छे आए हैं। तो अगर मीशो आप एक्सेस कर सकते हैं तो फिर आप मीशो से ही लेना। पर इन्होंने मंदिर में 4 चांद लगा दिए और देख के इतनी खुशी हो रही थी ना। नेक्स्ट टाइम जाऊंगी ना तो स्वस्तिक के भी हैं, तो मैं स्वस्तिक वाला भी एक पेयर लेके आऊंगी अपने लिए। वैसे तो मंदिर ऑलमोस्ट डेली ही क्लीन रहता है, लेकिन जब आप इस तरह से आसन चेंज कर देते हो, सारी चीज़ें नई लगा देते हो, तो उस दिन तो मन में खुशी ही अलग होती है। और ये घर के किसी भी कोने के साथ आप फील कर सकते हो कि जब आप फर्निशिंग चेंज कर देते हो तो बार बार ना जाके वही देखने का मन करता है कि अरे कितना सुंदर लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। और भाई साफ सुथरा घर, साफ सुथरी चीज़ें, डीक्लटर्ड स्पेस आपका जब होता है ना, तो वो जो सुकून होता है ना, जो शांति होती है दिमाग में, वो अलग ही रहती है। तो खैर अभी जो है वो लंच का टाइम होने वाला था और लंच के लिए मैं आज बनाने वाली हूँ मक्की की रोटी। साग जो है वो ऑलरेडी पहले का बना हुआ रखा था। एक दिन ना मैंने ब्रेकफास्ट में जो है ना वो बाजरे की रोटी, लहसुन की चटनी और लस्सी बना दी। उसी दिन के लिए मैंने जो है वो साग भी उबाल दिया था कि दोपहर को साग और मक्की की रोटी, बस सुबह बाजरे की रोटी खा के विकास सेड के भाई अब मक्की की रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाएगी। तो उस दिन हमने गेहूं की रोटी के साथ ही साग खाया था और साग रोटी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो उस दिन ना थोड़ा बचा हुआ था, क्योंकि बच्चे साग इतना ज़्यादा खुश होके खाते नहीं हैं, तो उनके लिए मैंने थोड़ा पनीर सौते कर दिया था, तो उन्होंने पालक पनीर टाइप्स करके खा लिया था। पर साग बचा हुआ था और बासी साग तो भाई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, दोबारा से उसमें तड़का लगा लो। तो आज जो है वो मक्की की रोटी साग हम खाने वाले हैं और बच्चों के लिए जो है ना वो दाल रखी हुई है, तो उनके लिए मैं थोड़े से राइस बॉईल कर दूंगी, तो सबका जो है वो मनपसंद खाना हो जाएगा। पनीर बनाया था मैंने, तो पनीर का पानी रखा हुआ था, तो अभी आटा लगाने के लिए ना मैं उसी पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये पानी बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन वाला होता है, तो इसको कभी भी डिस्कार्ड मत करो। आटा बनाने में, इडली सूजी वाली आप बना रहे हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और जब आप इडली डोसा बैटर ग्राइंड
करते हैं तो ये ठंडा ठंडा पानी ऐड करके आप ग्राइंड कर सकते हैं। तो जितना आपको पानी लेना है उतना ही आटा लेना है, या ये बोलूँ कि जितना आटे की आपको ज़रूरत है उतना ही पानी लेना है। पानी अच्छे से गर्म कर लो, 1 चम्मच उसमें घी डाल दो और बिल्कुल थोड़ा-सा नमक ऐड कर दो और इसके बाद जो है इसके अंदर आप आटा ऐड करो। तो मैंने कुछ यहाँ पे पौने 2 कप के करीब लिया था पानी और उतना ही मैंने इसके अंदर मक्की का आटा ऐड करा है। वैसे मैं आई बॉइलिंग कर रही हूँ यहाँ पे, और पहले मैंने इतना डाल लिया था जितना मुझे लग रहा था कि शायद ये होगा पौने 2 कप के करीब, लेकिन फिर मैंने 1 चम्मच जो है वो इसके अंदर और ऐड करा। जब आप मिक्स करते हैं ना तो करते-करते आपको पता लग जाता है, ऑलमोस्ट सारा ही पानी जो है इसका एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। और बस अब इसको इस तरह से मिक्स करके ना कवर करके और आप 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 10-15 मिनट में ना स्टीम से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और उसके बाद जो है आपको इस डो को नीड करना है, लेकिन 15 से 20 मिनट आप इसको रेस्टिंग टाइम ज़रूर दें। और बिना कोई गेहूं का आटा मिलाए बहुत ही बढ़िया आपकी मक्की की, इवन कोई भी ग्लूटेन फ्री आटा हो ना उसकी आप रोटी बना सकते हैं। थोड़ी सी गंदगी हो गई थी तो साथ साथ बस मैंने ये भी साफ कर ही दी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? इतना टाइम हो गया था ऐसे फेस टू फेस बात किए हुए। आई थिंक जिस दिन मैं इंडिया पहुंची थी शायद उस दिन मैंने ऐसे रिकॉर्ड किया था। उसके बाद से तो ऐसे सामने से बैठ के बात हो ही नहीं पाई। पता नहीं दिन कहाँ निकल जाता था। फिर बैकग्राउंड में भी शोर शराबा इतना रहता था, ईवी बिल्कुल जो है वो साथ नहीं छोड़ती थी। तो ऐसा होता ही नहीं था कि कहीं एकांत में बैठ के मैं कुछ बातें कर लूँ। फिर ना मेरे मायके में ना मोटर जो होता है ना वहाँ पे अभी वो नहीं हुआ है, सबमर्सिबल बोलते हैं आई थिंक, वो नहीं हुआ है। तो नॉर्मल वाला जो पंप होता है ना जिससे पानी आता है वही है। और अब वाटर लेवल काफ़ी नीचे जा चुका है तो ना उसको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालनी पड़ती है, छोटा सा ही पंप है वो। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना दिन में वो चलता ही रहता है, और हमारे यहाँ पे वो गवर्नमेंट वाली जो वाटर सप्लाई होती है ना वो नहीं है। तो भाई टैंक भरने में 2 टैंक यूज़ होते हैं घर में, बड़े-बड़े मेरे ख़्याल से हज़ार-हज़ार 1000 लीटर वाले ही होते होंगे आई थिंक वो, हाँ। तो वो चलता ही रहता, तो वो बैकग्राउंड में एक नॉइज़ तो रहता ही रहता था। ख़ैर जो भी है अभी फाइनली आप लोगों से बात कर पा रही हूँ, और यहाँ आने के बाद भी 1 हफ़्ते तक कुछ भी मैंने ऐसा सच रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि इंडिया में जो कुछ भी मैंने रिकॉर्ड किया था वो मैं कम कर के एक साथ और व्लॉग्स अपलोड कर रही हूँ। और मेरे आते ही ना अगले हफ्ते फिर बच्चों की स्कूल की छुट्टी थी, तो थोड़ा-सा मुझे भी सेटल होने का टाइम मिला, बच्चों ने भी अच्छे से टाइम स्पेंड किया। ईवी हो रहा था दीदी के साथ रहना, तो अच्छे से सारी चीज़ें हो गई। आज बच्चे जो हैं वो स्कूल गए हैं, और आज सुबह का काम ना मेरा काफ़ी लेट निपटा था। क्योंकि बच्चे थे तो नॉर्मल सफाई वगैरह तो हो ही रही थी, बट स्टिल काफ़ी काम हो जाता है। तो आज मैंने पूरा लिविंग रूम अच्छे से क्लीन करा था। आते ही मैंने 1-2 दिन बाद सोफ़ा कवर वगैरह तो वॉश कर दिए थे, चेंज कर दिए थे, कुशन्स रह गए थे। तो फिर आज वो भी सारा काम निपटाया। बेडरूम की बेडशीट्स वगैरह जाने से पहले ही चेंज करके गई थी, मेरे पीछे इन्होंने ही नहीं किया। आके फिर वो काम तो घर के काम ख़त्म नहीं होते लगे ही रहते हैं। तो आज मंदिर मुझे अच्छे से क्लीन करना था। वही जाने से पहले ही सारी चीज़ें मैं क्लीन करके गई थी। वैसे मैं वीकली बेसिस पे या 2 हफ्ते पे आसन वगैरह चेंज कर देती हूँ, तो इस बार काफ़ी टाइम हो गया था। फिर मैंने कर्टेन्स भी चेंज कर दिए, सुंदर लग रहा है, बहुत ही प्रिटी लग रहा है। अच्छा, ये वाले जो कर्टेन्स है ना ये रेड कलर में भी हैं। तो अगर आपका प्रॉपर बड़े वाला मंदिर है ना, जैसे मेरी दीदी के यहाँ तो सेपरेट पूजा रूम है वो, तो उन्होंने तो दोनों लगाए हुए हैं, ये बेज वाले भी और रेड वाले भी, बड़े सुंदर लग रहे थे। तो बहुत प्रिटी है ये वाले कर्टेन, अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे भी, है ना। मंदिर में ना नया सा एक लुक आ गया। नहीं तो पिछले 4 साल से 4 साल हो गए ना मैं इस घर में, हाँ 4 साल हो गए। तो तब से जो है वही वाले कर्टेन लगे हुए थे, वॉश कर देती थी वही वाले लगा देती थी।
तो ख़ैर क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में और क्या नई ताज़ी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। हम ठीक हैं, मम्मा भी जो है वो पहले से काफ़ी अच्छा कर रही हैं और बच्चे भी ठीक हैं, सब कुछ भगवान की दुआ से, आप लोगों की प्रार्थनाओं से, आप लोगों की बेस्ट विशेज़ से सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रैक पे चल ही रही हैं। आज इतने दिनों बाद फेस टू फेस बात करके ना पता नहीं कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या बात करूं। एक कॉन्फिडेंस सा आपका चला जाता है अगर बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है। बट खैर धीरे धीरे मैं इस तरह से फेस टू फेस बात करके व्लॉगिंग अपनी फिर से शुरू करूंगी, नहीं तो ऐसा ना हो कि दीपिका शर्म शर्म में ही मरी जाए। तो चलिए वापस आ जाते हैं मक्की की रोटी की तरफ। तो यहाँ पे हमारा आटा बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गया था, परात में मैंने इसको निकाल लिया था, मिक्सिंग बोल। जिन लोगों को अगर परात का नहीं पता हो, हमारे यहाँ जिसमें आटा लगाया जाता है उसको परात ही बोलते हैं, वैसे वो काफ़ी वाइड होती थी। यहाँ पे तो ये मिक्सिंग बोल ही होते हैं वैसे, पर मैं परात ही बोलती हूँ। तो इसके बाद ये डो निकाल के ना, और इसको आपको हाथों से अच्छे से नीड करना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये हाथों में जो है वो चिपकना बंद हो जाएगा। और इस टाइम पे ऐसा नहीं कि ये आटा बिल्कुल ठंडा है, ये अभी भी गर्म है। तो इस इतना गर्म ना, लूक वार्म सा ये होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत ही ज्यादा जलता जलता सा हो, लेकिन थोड़ा सा जो है ये गर्म होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से नीड कर पाएंगे। और मक्की का आटा ना थोड़ा सा कोर्स होता है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट आपका आटा तैयार होता है, इसमें एक भी कणी नहीं होती है, सब बिल्कुल मुलायम हो जाती है। इसके बाद जितनी बड़ी या मोटी आपको रोटी बनानी है, आप उस हिसाब से जो है वो पेड़ा लें। मक्की की जो रोटी है वो नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी मोटी ही होती है। और मैं इसको डस्ट करके बनाती हूँ। मैंने पेड़ा बना लिया था, उसके बाद मैंने सूखा इसमें गेहूं का आटा लगाया है, और उसके बाद आप इसको जो है हाथों से ही स्प्रेड करें। बाकी एक तरीका ये है कि आप 2 प्लास्टिक शीट ले लें और उनके बीच में जो है वो पेड़ा रख लें, और उस पेड़े को ना थोड़ा सा फिर आपको ग्रीस करना पड़ेगा, और ऊपर से ये चकला रख के या कोई भी प्लेट रख के आप उसको दबा दें, तो आपकी इवन सी रोटी तैयार हो जाएगी। बाकी तो लोग हाथ पे पानी लगा के भी इसको बढ़ाते हैं, मुझे वो वाला तरीका नहीं आता है। कोशिश करी है कई बार लेकिन नहीं बना पाती हूँ। तो मैं इसी तरीके से जो है वो बनाती हूँ, और इससे उंगलियों के निशान आते हैं इसके ऊपर, और वो ही मक्की की रोटी की एक ब्यूटी होती है कि वो उंगलियों के निशान दिखते हैं। और जो ये आटा होता है ना, ये एकदम से बहुत ड्राई हो जाता है सिकने से पहले, और रोटी पे ना क्रैक आने लगते हैं। तो जैसे ही आप इसको तवे के ऊपर डालें ना, दूसरी तरफ थोड़ा सा पानी इसके ऊपर लगा दें, मैंने तो ब्रश से ही लगा दिया था, तो उससे जो है ना वो क्रैक्स नहीं आते आपकी रोटी के ऊपर। और जब दोनों तरफ से जो है ये अच्छे से आपकी हो जाए, उसके बाद वही दूसरी रोटी डाल के पानी लगा दें, और इसको जो है वो डायरेक्ट फ्लेम पे आप सेक लें। अगर आपको ऑब्जेक्शन होता है कि हमें फ्लेम पे नहीं सेकनी है, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं, हालांकि वो बहुत बड़ा मिथ है, बट स्टिल इफ यू नॉट कंफर्टेबल तो आप इसको तवे के ऊपर भी रोस्ट कर सकते हैं। और दोनों तरफ से अलट पलट के मस्त करारी सी आप अपनी ये मक्की की रोटी तैयार करें। आज की दोनों ही रेसिपी बहुत ही सिंपल और बेसिक सी थी, बट जो कर रहे थे वो आपके साथ शेयर किया। साग के साथ ये रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो ट्राई ज़रूर करना। और इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पे। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक you so much for watching. Take care and bye bye.